हेलो एवरीवन। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग आज। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स। काफ़ी थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चीज़ों को याद करना है, समझना है और समझ के याद कर लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को बायोमॉलिक्यूल्स के नाम से जो कि है। इसमें काफ़ी चीज़ें आप पढ़ोगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन्स और एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो यहीं पे सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये 4 पेज का माइंड मैप है, ठीक है। तो बाकी के 3 पेज अभी हम हटा देते हैं, पहला पेज पढ़ रहा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इनको सैकराइड्स नाम से भी जाना जाता है। सैकराइड्स वर्ड जो है इसका मतलब होता है स्वीट। तो एक्चुअली ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट स्वीट होते हैं, ठीक है, सारे नहीं लेकिन कई सारे कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो कि जो टेस्ट होता है उनका वो मीठा होता है, इसलिए सैकराइड नाम से इसको जाना जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, ठीक है। अब डेफिनेशन की बात करें तो 2 डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की आपको दे रखी है एनसीईआरटी में। एक पुरानी है जो कि अब काम नहीं आती है और एक नई वाली है। पुरानी डेफिनेशन थी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि जो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट मतलब पानी जुड़ा हुआ, तो कार्बन के साथ पानी जुड़ा हुआ है, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट, ऐसा पुरानी डेफिनेशन थी। और इसी हिसाब से हमने फॉर्मूला भी बना लिया था कि CX और उसके साथ H2O जुड़ा हुआ है Y, ठीक है। तो X हमारे पास कार्बन है और Y H2O उसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसी को हम कार्बोहाइड्रेट कह देते थे, ठीक है। लेकिन ये डेफिनेशन गलत है, लेकिन क्योंकि कई सारे कार्बोहाइड्रेट थे जो कि इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते थे, और कई सारे ऐसे भी कंपाउंड हैं जो कि इस फॉर्मूले में फिट तो हो जाते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड आपने सुना है, CH3COOH, वो इस फॉर्मूले में फिट हो जाता है लेकिन वो एसिड है, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन गलत है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन वाली, ठीक है, ये डेफिनेशन काम नहीं आती अब नई डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स। अब इसको थोड़ा समझो। पहली चीज तो कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है उनके अंदर, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, देखो पॉली मतलब होता है कई सारे, जैसे मोनो मतलब 1 होता है, डाई मतलब 2 होता है ना। पॉली मतलब होता है कई सारे, हाइड्रोक्सी मतलब होता है OH ग्रुप। तो इसमें कई सारे OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे OH ग्रुप लगे हैं, और या फिर एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो कौन कौन से ग्रुप आ गए? देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है ही है, उसके अलावा एल्डिहाइड कीटोन उसके साथ होगा, या मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फिर उसके साथ, या फिर कीटोन ग्रुप होगा। तो ये होता है हमारा नई डेफिनेशन। और इसके हिसाब से अगर हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को जरा देखें तो देखो ये है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो इसमें देखो पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब कई सारे OH लगे हैं, ये OH 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 OH, कई सारे OH लगे हैं, है ना, ये भी OH है। और इसके अलावा यहाँ पे CHO लगा यानी एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या है ये? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी आएगा, ठीक है। तो ये नई डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात आती है शुगर क्या होती है? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि स्वीट होते हैं उनको हम शुगर कहते हैं। जैसे सुक्रोज, जो हम नॉर्मल चीनी खाते हैं रोज, उसको सुक्रोज कहते हैं। तो सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि वो मीठी होती है तो उसी वजह से इसको हम चीनी कह देते हैं, स्वीट शुगर कह देते हैं, ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के होते हैं, मेनली 3 टाइप के: मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होता है, मोनो मतलब एक और सैकेराइड मतलब आपको पता ही है, सैकेराइड मतलब ये कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मली कह दिया जाता है, ठीक है। तो जो मोनोसैकेराइड होते हैं इनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जा सकता, मतलब ये फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता इसको। जैसे ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है, जैसे हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, ये एक मोनोसैकेराइड है। अब इसको अगर आप तोड़ दोगे तो चाहे हो सकता है कार्बन अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो जाए, हो सकता है H2O मिल जाए, लेकिन इसको फर्दर तोड़ने से आपको कोई वो नहीं मिलेगा, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे, हाइड्रोलिसिस मतलब होता है पानी के प्रेजेंस में तोड़ना, ठीक है। पानी की वजह से कोई चीज टूटती है तो उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कांट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। अगर आप इसको तोड़ोगे मोनोसैकेराइड को, तो आगे आपको कोई भी वो नहीं मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको कार्बन मिल जाए, इसमें हाइड्रोजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं ये यूनिट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है, एक अकेले रहते हैं ये। तो ये होते हैं मोनोसैकेराइड जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज, आगे हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, ये सारे मोनोसैकेराइड है। दूसरा होता है ऑलिगोसैकेराइड।
ओलिगोसैकेराइड ऐसे होते हैं जो कि गिव 2 to 10 मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब जिनको तोड़ने पे, जिनके हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। जैसे सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ोगे तो दो मोनोसैकेराइड मिलेगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। तो सुक्रोज क्या है? ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है, इसी तरीके से माल्टोज भी होता है ना? और भी कई सारे होते हैं, हम पढ़ेंगे। तो जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 से मिला है, 2 से मिलकर बना है, तो इसी वजह से सुक्रोज क्या है? एक ओलिगोसैकेराइड है। ठीक है? अब ओलिगोसैकेराइड को अलग-अलग नाम भी दिए जाते हैं। जैसे अगर 2 से मिलके बना हुआ है तो डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। ऐसे ही अगर कोई और चीज़ होती जिसको तोड़ के हमें 3 चीज़ें मिलती, तो उसे हम कहते थे टाइसैकेराइड, ठीक है? तो डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, है ना? इस तरीके से होते हैं। पेंटासैकेराइड, 5 अगर मिले तो पेंटासैकेराइड, ठीक है? तो ये है ओलिगोसैकेराइड। अब आते हैं पॉलीसैकेराइड पे। पॉलीसैकेराइड गिव्स मेनी मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। ये कई सारे मोनोसैकेराइड देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है? इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो कई सारे मोनोसैकेराइड मिलते हैं और ये स्वीट नहीं होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं, उनमें कोई भी पॉलीसैकेराइड ऐसी नहीं है जिसको आप शुगर कहेंगे, क्योंकि ये स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है? मीठे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में है स्टार्च, सेलुलोज। स्टार्च अगर आप तोड़ोगे तो बहुत सारे आपको ग्लूकोज मिलेंगे, ठीक है? हजारों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिल जाएंगे। तो इसी वजह से इसको पॉलीसैकेराइड कहा जाता है, ठीक है? अब आता है शुगर्स पे। तो शुगर्स को 2 तरीके से क्लासिफ़ाई किया जाता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट को 2 तरीके से कहा जाता है। एक को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो शुगर 2 तरीके की, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं जो कि फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। ये दोनों आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है और मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? टॉलरेंस रिएजेंट हम पढ़ चुके हैं एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, ठीक है? तो फेलिंग सॉल्यूशन भी हमने पढ़ चुका है। तो दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। तो जो शुगर मतलब फिलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे, ठीक है? उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो ना रिड्यूस कर पाए उसको हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये तो बहुत ही आसान है, एग्ज़ाम में अगर आ गया आपको तो बहुत ही आसान है। जो फिलिंग सॉल्यूशन को, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करते वो रिड्यूसिंग शुगर है, जो ना रिड्यूस कर पाए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है? अच्छा, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है? तो ये जितने भी मोनोसैकेराइड आप ले लेंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, ये सारे के सारे फेलिंग सॉल्यूशन को, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं ग्लूकोज पे। तो देखो हमने 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट 3 तरह के पढ़े हैं। मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड भी हम 2 पढ़ेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है? ये दोनों मोनोसैकेराइड हम पढ़ेंगे। फिर ओलिगोसैकेराइड में हम सुक्रोज के बारे में बात करेंगे, पॉलीसैकेराइड में भी हम स्टार्च, सेलुलोज की बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा डिटेल में। तो अब आते हैं हम ग्लूकोज पे, दिख रहा होगा ना? थोड़ा और ज़ूम करते हैं ज़रा। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है। तो ग्लूकोज़ की बात करते हैं। तो देखो ग्लूकोज़ की प्रिपरेशन दे रखी है आपको 2 मेथड से, सुक्रोज़ से और स्टार्च से। सुक्रोज़ जो होता है, ये होता है सुक्रोज़ का फ़ॉर्मूला C12H22O11। इसको वाटर से रिएक्ट कराया जाता है किसी भी एसिड के प्रेज़ेंस में, एसिड की वजह से हमारे पास H+ मिलता है, ठीक है? तो बॉयल कर दिया जाता है। अब बॉयल करेंगे वाटर में जब इसको, तो ये टूट जाएगा और इससे ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ मिल जाएगा। ये डाइसैकेराइड में आपने पढ़ा नहीं था? सुक्रोज़ जो है ये ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ देता है हाइड्रोलिसिस पे। तो ये हाइड्रोलिसिस ही तो नहीं हमने की है ना? वाटर के प्रेज़ेंस में सुक्रोज़ को हमने तोड़ दिया है और हमें ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ मिल जाएगा। अब आप देखो ग्लूकोज़ और फ्रक्टोज़ दोनों का फ़ॉर्मूला बराबर होता है, सेम फ़ॉर्मूला होता है, C6H12O6, C6H12O6। इनके स्ट्रक्चर में डिफ़रेंस होता है, ठीक है? वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सुक्रोज़ से है। अगर स्टार्च को देखें तो स्टार्च का फ़ॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, C6H10O5, और इसके N मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? इसमें N वाटर ले लेते हैं हम, इसका रिएक्शन करा देते हैं और हमारे पास स्टार्च तोड़ के C6H12O6 यानी ग्लूकोज़ मिलते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्च क्या होता है बेसिकली, हज़ारों ग्लूकोज़ आपस में जुड़े होते हैं, वही हमें मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे N लिखा रहता है तो क्या मतलब होता है और यहाँ पे N लिखा होता है तो क्या मतलब होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 नाइट्रोजन है हमारे पास लिखा ऐसे लिखा हुआ है 2N, इसका मतलब है हमारे पास कहीं पे एक नाइट्रोजन ऐसे घूम रहा है, एक नाइट्रोजन ऐसे, ठीक है? लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिख दें N2, तो इसका मतलब होता है ये 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, एटम्स हैं हमारे पास, लेकिन ये दूसरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर N2 को दिखाया जाए तो N2 ऐसे दिखाया जाएगा, N, बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और N, ठीक है? तो आगे जब नंबर लिखा होता है तो वो अलग-अलग एंटिटी को दिखाता है, ठीक है? बेसिकली 2 नाइट्रोजन है तो एक नाइट्रोजन अलग है, दूसरा अलग है, दोनों में एक-दूसरे से कोई मतलब नहीं है। अगर N2 इस तरीके से लिखा हुआ है तो N और N आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है
इस पूरे की पावर n लिखा हुआ है, तो मतलब ये एक्चुअली है स्टार्च का मॉलिक्यूल, बहुत सारे ग्लूकोज आपस में जुड़े हुए हैं, उसी से स्टार्च का मॉलिक्यूल बना है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो n लिखा हुआ है NH2, इसका मतलब है कई सारे H2O हैं। ठीक, यहाँ पे भी n जो लिखा हुआ है n और इसका ग्लूकोज, तो मतलब कई सारे ग्लूकोज हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है इसमें सबसे मतलब काफ़ी लोग को ये मतलब आसान तो है, लेकिन याद करना नहीं चाहते हैं लोग एक्चुअली। ठीक है, कुछ खास है नहीं इसमें स्ट्रक्चर। तो देखो ग्लूकोज जो होता है इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर इसका निकाला कैसे गया, कैसे पता चला कि इस तरीके से स्ट्रेट चेन में कार्बन होते हैं, इस तरफ OH होता है, इधर H होता है, फिर इस तरफ H होता है, फिर इधर OH होता है, ये सब कैसे निकाला गया ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे CH2OH होता है, ये सब कैसे पता चला। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ना है हमें। अब देखो ग्लूकोज जो होता है इसको हम एल्डो हेक्सोस कहते हैं। एल्डो इसलिए कहते हैं क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। हेक्सोस इसलिए कहते हैं क्योंकि 6 कार्बन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, इसलिए हेक्सोस कहते हैं। तो ग्लूकोज को एल्डो हेक्सोस भी कहा जाता है। अब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6, उससे हमें पता चला कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। अब ये 6 कार्बन जो है, हो सकता है ये एक स्ट्रेट चेन में है, हो सकता है ये 6 कार्बन मतलब ब्रांचिंग करके रह रहे हो। भाई देखो इस तरीके से हो सकता है ना, हो सकता है 6 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में हो, और हो सकता है यही 6 कार्बन इस तरीके से हो, एक और लगा दो इधर, तब भी तो 6 कार्बन हो गए। तो हो सकता है स्ट्रेट चेन में हो सकता है इस तरीके से हो। अब आगे बात करते हैं, तो ये तो हम पता चल गया 6 कार्बन है। अब दूसरे पे आते हो, हीट विथ HI, जब ग्लूकोज को हमने HI से रिएक्ट कराया, हीट किया HI के साथ, तो यह है ग्लूकोज हमारा, इसको हमने HI के साथ हीट किया, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस HI, और यहाँ पे हीट का सिंबल बना देते हैं, ये मैं भूल गया था लिखना। ठीक है, तो ग्लूकोज लिया हमने, उसको HI के साथ रिएक्ट कराया, हीट किया। ठीक है, अब ग्लूकोज में जब HI के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये सिंपल चेन का एक स्ट्रक्चर देता है, जो कि है N-हेक्सेन। और इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेट चेन का कंपाउंड हमें मिलता है, N-हेक्सेन मिलता है, इसी वजह से ये हमें पता चलता है कि टेल्स ऑल कार्बन इज इन स्ट्रेट चेन। जब HI से हीट करते हैं तो हमें ये बताता है, रिएक्शन जो होती है वो हमें ये बताती है कि जितने भी कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो पहला चीज हमें यहाँ से पता चला HI के साथ हीट करने में, कि हमारे पास 6 कार्बन तो हैं, वो 6 कार्बन किस में है, स्ट्रेट चेन में। ठीक है, अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर की रिएक्शन ग्लूकोज के द्वारा कराई। ग्लूकोज में हमने क्या किया, NH2OH और HCN से रिएक्ट कराया। जब NH2OH से आप रिएक्ट कराओगे तो ऑक्सिम मिलेगा। जो ऑक्सिम होता है बेसिकली इस ग्रुप को कहते हैं C+N OH, इसको कहते हैं ऑक्सिन ग्रुप। ठीक है, तो ऑक्सिम मिला हमें। और जब हमने HCN के साथ रिएक्ट कराया तो साइनोहाइड्रिन मिला। साइनोहाइड्रिन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर में। साइनोहाइड्रिन क्या होता है, कार्बन पे एक CN रखना, यानी साइनो ग्रुप लगना, साइनो ग्रुप या कह लो साइनाइड रखना, और एक OH ग्रुप रखना। ठीक है, तो एक साइनाइड ग्रुप रखना, एक OH ग्रुप रखना, इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। तो जब NH2OH से रिएक्ट कराया गया और ऑक्सिन मिला, HCN से रिएक्ट कराएगा तो साइनोहाइड्रिन मिला। इससे हमें पता चला कि कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। आपने बताया कार्बोनिल कंपाउंड, यानी C+O ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। इससे हमें पता चला इन दोनों रिएक्शन से। अब ये बताओ, C+O ग्रुप हमें पता चलेगा कि ये ग्रुप है, इसको हम कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप देखो आपको 2-3 जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कीटोन जो होता है उसमें यही ग्रुप होता है ना। यहाँ पे C लिख लो, यहाँ पे C, ये कीटोन है, इसमें भी C+O है। जो एल्डिहाइड होता है उसमें भी यही ग्रुप होता है, C+OH। तो अब हमें ये पता चलना था कि ये एक्चुअली, अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यही ग्रुप होता है, C। ये देखो यहाँ पे भी कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे। तो अब हमें पता चल रहा था, ये पता करना था कि कार्बोनिल ग्रुप तो है, लेकिन वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या चीज़ है कार्बोनिल ग्रुप। तो यहाँ पे हमने अगली रिएक्शन कराई इसको पता करने के लिए। अगली रिएक्शन में हमने कराया, ये ग्लूकोज को हमने इस तरीके से लिख दिया है। देखो ऊपर CHO लिखा है ना, नीचे CH2OH लिखा है, बीच में ये सारे के सारे कार्बन, जो 4 कार्बन है उनमें एक ही तरह के ग्रुप हैं, एक तरफ H एक तरफ OH, HOH। तो इसको हम CHOH लिख देते हैं और 4 लिख देते हैं। तो ये देखो ये लिखा हुआ है, CHO ऊपर वाला, नीचे CH2OH, बीच में CHOH का होल 4।
तो ये बेसिकली क्या है, ग्लूकोज है। तो हमने ग्लूकोज दिया, इसको ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराया, और जब ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्ट कराते हो किसी चीज को, तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जैसे यहाँ पे जो एल्डिहाइड ग्रुप था वो ऑक्सीडाइज होकर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। तो हमें ये पता चल गया कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड, अब जब ब्रोमीन वाटर है, ये कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, सिर्फ एल्डिहाइड को, मतलब नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसी वजह से हमें पता चला यहाँ पे कि CHO जो ग्रुप है, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे COOH मिल गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से यहाँ पे हमें मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप मिल गया। इसी वजह से हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला सो एल्डिहाइड इज प्रेजेंट, ये चौथे रिएक्शन से। अब हमें ये भी पता चल गया कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो हमने ये गेस कर लिया। ठीक है, मतलब ये गेस नहीं कर लिया, यहाँ से पता कर लिया रिएक्शन से। अब आती है पांचवी रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन में हम इसको यानी ग्लूकोज को रिएक्ट कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड का काम है कि जो OH होता है उसमें से ये H को हटा देता है और अपना CH3CO को जोड़ देता है। ठीक है, देखो इस तरीके से था कुछ, कार्बन का स्ट्रक्चर इस तरीके से ना, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे HOH HOH और CH2OH। ठीक है, जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट कराओगे तो वो क्या करेगा, H को हटाएगा और H के जगह पे CH3CO लगा देगा। तो उसने क्या किया, यहाँ से H हटाया, यहाँ से OH वाले H को, OH वाले से H को हटाएगा। ठीक, OH वाला जो मतलब एल्कोहल का ग्रुप होता है उसमें से ये H को हटाता है। यहाँ से H हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा, यहाँ से H हटाएगा, और यहाँ भी H है, इसको भी हटाएगा, और पांचों जगह क्या करेगा, CH3CO लगा देगा। ठीक है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का काम ये है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ने क्या क्या किया, देखो जहाँ पे 4 हमारे पास OH थे, उन चारों जगह पे O तो है, H हटा के CO CH3CO लगा दिया चारों जगह पे, और यहाँ पे भी जो H है उसको भी हटा के लगा दिया। इसका मतलब हमारे पास 5 OH है यहाँ पे टोटल। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 5 एल्कोहल ग्रुप, यानी 5 एल्कोहल ना कहो, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, OH जो होता है इसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं ना, तो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, इससे पता चल गया। अब आखिरी रिएक्शन हमारे पास, फिर हमने इसको लिया और फिर से ऑक्सीडेशन किया इसका, CHO का हमने फिर से ऑक्सीडेशन किया, लेकिन इस बार थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। जो पिछला हमने ऑक्सीडाइजिंग किया था ये ब्रोमीन और H2O से, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कमजोर है। इसी वजह से इसने एल्डिहाइड को तो कन्वर्ट कर दिया CHO में, COOH में, लेकिन जितने भी एल्कोहल हैं उनको कुछ नहीं कर पाया। ठीक है, एल्कोहल कम रिएक्टिव होता है, इस वजह से एल्कोहल को इसने कन्वर्ट नहीं कर पाया, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाया। यहाँ पे जब हमने थोड़ा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तो इसने CHO को कन्वर्ट कर दिया, और ये जो OH है इसको भी कन्वर्ट कर दिया। बीच वाले OH को तो नहीं कर पाया, लेकिन जो किनारे वाला OH है यानी टर्मिनल OH है उसको भी इसने कन्वर्ट कर दिया और COOH बना दिया। तो यहाँ का ऑक्सीडेशन तो इसने कर भी दिया, मतलब किया ही, और यहाँ का भी ऑक्सीडेशन कर दिया। जब दोनों साइड का ऑक्सीडेशन कर दिया तो हमें पता चल गया कि एक साइड हमारे पास OH होगा 1 डिग्री का। ठीक है, तो ये 1 डिग्री OH प्रेजेंस। 1 डिग्री कैसे होता है, बात कैसे होती है, ये सब मैं बता चुका हूँ वैसे। जैसे ये OH है, हमें पता करना है ये 1 डिग्री का है कि 2 डिग्री का है। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखो, ये कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ इस वाले कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, है ना। इसी वजह से, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इस वजह से हम कहेंगे ये 1 डिग्री OH है। अच्छा, ये OH कितने डिग्री है, ये वाला, तो ये OH किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये वाले इससे, और ये वाले, है ना, इस वाले से भी जुड़ा हुआ है और ये वाले से भी जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है ना। ये सारे के सारे 2 डिग्री है, और ये जो है हमारा, ये वाला OH जो है ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, तो जो HNO3 वाला टेस्ट हुआ, हमारे रिएक्शन हुआ, इससे हमें पता चल गया कि 1 डिग्री OH प्रेजेंट है, यानी एक टर्मिनल OH प्रेजेंट है, मतलब टर्मिनल मतलब किसी एक किनारे पे OH जरूर है। तो इसके इन 6 रिएक्शन के थ्रू हमें पता चल गया इसका स्ट्रक्चर, है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमें पता चल गया कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। अब बात ये आती है कि ये कैसे पता चला कि ये 3 OH जो है ये राइट में रहेंगे और ये वाला OH लेफ्ट में रहेगा।
तो ये जो है फिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी रिएक्शन करके समझाया था कि कौन-सा राइट में रहेगा, कौन-सा लेफ्ट में रहेगा। और एनसीईआरटी लिखता है कि वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने बीएससी किया, एमएससी किया या फिर केमिस्ट्री के फील्ड में अगर आप काफ़ी आगे गए हैं, तो आप वो चीज़ पढ़ेंगे कि कौन-सा राइट में है, कौन-सा लेफ्ट में है, ये कैसे पता करा गया, ठीक है? तो अभी आपको ये नहीं जानना कैसे पता चल गया, सिर्फ़ इतना थोड़ा-सा याद रखिएगा कि फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही ये मतलब बताया था, उन्होंने काफ़ी सारी रिएक्शन करके ये समझाया कि कौन-सा ओएच राइट में है, कौन-सा लेफ्ट में है। ठीक है? तो ये हमारा मतलब स्ट्रक्चर आ गया ग्लूकोज़ का और इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। तीसरे कार्बन पे जो ओएच है वो लेफ्ट में रहेगा, बाकी सारे कार्बन पे राइट साइड में ओएच है, ठीक है? तीसरे कार्बन पे ओएच जो है लेफ्ट में रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना। तो ये था हमारा पहला पेज। सब समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे पेज पे, ठीक है? तो ये है हमारा दूसरा पेज और इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर के पहले पढ़ने के पहले हम कैपिटल डी कैपिटल एल समझ लेते हैं और स्मॉल डी स्मॉल एल या प्लस माइनस समझ लेते हैं, ठीक है? ये चीज़ समझ लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है? तो जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया, ग्लूकोज का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? 1 2 3 4 टोटल 6 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। ये CH2OH होगा, यहाँ पे OH H H OH OH H OH H। ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, है ना? समझा था हमने, दिख रहा है ना? हाँ। तो ये अब देखो, जो DL होता है ये कैसे समझा जाता है? आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया है ऊपर से नीचे का पूरा चेन दिया है, कोई भी कंपाउंड आपको दे रखा है, उसमें आप देखो सबसे नीचे कौन-सा कार्बन एसिमेट्रिकल है। देखो सबसे नीचे कार्बन कौन-सा है? यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। अगर हम छठवें कार्बन को देखें, सबसे नीचे यही तो है ना, ऊपर से नीचे की ओर आओ। नीचे देखो सबसे नीचे यही कार्बन है, लेकिन ये कार्बन एसिमेट्रिकल नहीं है। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है आपका। चारों बॉन्ड पे अलग-अलग चीज़ होनी चाहिए। चारों साइड में अलग-अलग चीज़ लगी होनी चाहिए, तो उसको एसिमेट्रिकल कहेंगे। लेकिन इसमें देखो कार्बन पे कौन-कौन सा बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन है, 1 OH है। तो 2 हाइड्रोजन हमने बना लिए, 1 OH बना लिया और ऊपर वाले बॉन्ड पे ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। तो ऊपर वाले बॉन्ड पे तो मान लो पूरा का पूरा ग्रुप लगा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो ये कार्बन एसिमेट्रिकल नहीं है, 2 हाइड्रोजन सेम हो गए हैं। तो इस कार्बन को हम नहीं ले सकते, यानी इस कार्बन को हम नहीं कंसीडर कर सकते। अब आखिरी कार्बन कौन-सा बचा? 5वां कार्बन। क्या ये एसिमेट्रिकल है? तो आओ देखते हैं। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ CH2OH है और एक तरफ ये पूरा का पूरा ग्रुप लगा हुआ है। मतलब कि ये 5वां कार्बन एसिमेट्रिकल है। तो आपको सबसे पहले स्लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन देखना है। सबसे आखिरी में एसिमेट्रिकल कार्बन जो है वो देखना है। अब इस कार्बन पे अगर OH राइट साइड में लगा है तो उसको कैपिटल D कहेंगे। OH ऑन राइट साइड। अगर इस कार्बन पे OH लेफ्ट में लगा होता तो उसको कैपिटल L कहते हैं। OH ऑन लेफ्ट साइड। अच्छा, कैपिटल D कैपिटल L आपको अच्छे समझ में आ गया। OH अगर राइट साइड में है, सबसे लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन ढूंढो। OH राइट साइड में है तो D, OH लेफ्ट साइड में है तो कैपिटल L। अब स्मॉल d जिसको स्मॉल d या जो प्लस करके लिखते हैं, स्मॉल l जिसको नेगेटिव करके लिखते हैं, ये क्या होता है? तो मान लेते हैं ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस पे हमने एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट मारी, ठीक है? पीपीएल जिसे कहते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी समझाने का टाइम नहीं है क्या होता है, ठीक है? तो हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट, बेसिकली आप लाइट समझो, हमने इस पे लाइट मारी ग्लूकोज के ऊपर। ग्लूकोज ने क्या किया कि ये जो लाइट मारी इसके ऊपर, हमने ग्लूकोज ने इस लाइट को राइट साइड में टेढ़ा कर दिया। वैसे लाइट सीधी आ रही थी, लेकिन ग्लूकोज ने इसको क्या किया, जैसे लाइट इसके ऊपर पड़ी, ग्लूकोज ने राइट साइड में इसको भेज दिया। अगर राइट साइड में कोई चीज भेज देता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो हम उसको कहते हैं प्लस, या फिर स्मॉल डी लिखते हैं। प्लस ज्यादा लिखा जाता है, स्मॉल डी आपको पूरे चैप्टर में कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर इसी ग्लूकोज ने लेफ्ट साइड में मान लो गलती से भेज दिया होता, तो हम उसको देते हैं माइनस या स्मॉल एल कहते हैं, ठीक है? तो डी और एल या फिर स्मॉल डी स्मॉल एल या कह दो, प्लस और माइनस जो है, ये लाइट को किस साइड मोड़ा जा रहा है इस पे डिपेंड करता है। और कैपिटल डी कैपिटल एल जो है, ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, मतलब OH किस साइड है इस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो डी एल समझ में आ गया, प्लस माइनस समझ में आ गया। एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं।
कैपिटल डी कैपिटल एल के लिए फाइंड लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन, इसके राइट में OH तो D और इसके लेफ्ट में OH तो L। ठीक है, सबसे आखिरी लो एसिमेट्रिकल कार्बन ढूंढो, उस कार्बन पे अगर राइट साइड में OH है तो D है, उसके लेफ्ट साइड में OH है तो L। ठीक है, अब प्लस माइनस या स्मॉल डी स्मॉल एल, अगर स्मॉल डी या फिर प्लस लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो मतलब होता है राइट, रोटेटरी मतलब होता है रोटेशन, मतलब राइट साइड को, दाहिने साइड को रोटेट कर देना। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, जो ग्लूकोज होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और इस वजह से ग्लूकोज के आगे आप लिखेंगे प्लस। ठीक है, लीवो रोटेटरी, लीवो मतलब होता है लेफ्ट, रोटेटरी मतलब होता है रोटेट कर देना, मतलब मोड़ देना। तो लीवो यानी लेफ्ट साइड में रोटेट कर देना, मोड़ देना, और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, इसके सामने आप निगेटिव लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को। तो ये काफी आपको खैर काफी टफ टॉपिक लगता है लेकिन बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। तो ग्लूकोज का जो चेन स्ट्रक्चर था वो कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे पहली चीज, हैव CHO ग्रुप बट डू नॉट गिव सिप्स टेस्ट। जो ग्लूकोज है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप तो है और सारे एल्डिहाइड जो है स्किप्स टेस्ट देते हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है वो सिप्स टेस्ट नहीं दे रहा था। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ये टेस्ट नहीं दे रहा था। ये सबसे पहली बात थी, क्योंकि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो भाई टेस्ट देना चाहिए, है ना। दूसरी चीज है पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। अब पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ये हमने दिखाया था पांचवा रिएक्शन, जहाँ पे सारे के सारे OH वाले जो हैं उसमें से H निकाल के CH3CO लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना है इसी को कहते हैं पेंटा एसिटेट, क्योंकि 5 एसिटिक ग्रुप लगे हैं यहाँ पे। CH3CO जो है इसको कहते हैं एसिटिक ग्रुप। तो पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज इसी को कहा जाता है, ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट। ठीक है, जो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट था वो NH2OH से रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब जो ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट है ये नॉर्मली NH2OH से रिएक्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर रहा था और इसी वजह से हमें पता चला कि जो CHO ग्रुप है वो फ्री नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं अलग से बॉन्ड और ज़्यादा बना रहा है। ठीक है, वो हमारे पास फ्री CHO ग्रुप नहीं है। तीसरा रीज़न था कि ग्लूकोज जो था वो 2 तरह के अलग अलग क्रिस्टल बनाता है। अब क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, अगर तो एक ही तरह का क्रिस्टल बनना चाहिए, लेकिन ग्लूकोज क्या करता है 2 अलग अलग तरह के क्रिस्टल में मिलता है। तो ये 3 रीज़न की वजह से हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर जाना पड़ा। ठीक है, अब साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बना ये भी बहुत ही आसान है। आपको हो सकता है थोड़ा-सा टफ लगे लेकिन काफ़ी आसान है ये। अभी आप समझेंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हमारा ग्लूकोज इस तरीके से था। अब आपको क्या करना है, 5वां जो कार्बन है, देखो ये पहला कार्बन है। CHO ग्रुप जो होता है इधर से नंबरिंग की जाती है 1 2 3 4 5 और ये 6। जो 5वां कार्बन है इसका हाइड्रोजन उठा के पहले कार्बन के ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे OH हो जाएगा, है ना, यहाँ पे OH हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यानी एक बॉन्ड कार्बन का खाली हो गया, और क्योंकि हमने हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ पे खाली हो गया, तो ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो ये इसी वजह से देखो यहाँ पे CHO ग्रुप जो है वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन है, इस पे जो ऑक्सीजन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन और पहले नंबर का कार्बन, यहाँ पे एक ये बॉन्ड मैंने दिखाया है जो O और इसके बीच में है, ये बॉन्ड है एक। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसी को हम थोड़ा इस तरीके से करके लिख लेते हैं। ऐसा कैसे लिखते हैं, तो देखो ये हमारा पहला कार्बन है, ये वाला। इस कार्बन पे जो भी लेफ्ट साइड में लिखा है उसको ऊपर लिखोगे, जो राइट साइड में लिखा है उसको नीचे। ठीक है, जैसे ये दूसरा कार्बन देखते हैं, दूसरे कार्बन में ऊपर H लिखा है यानी लेफ्ट साइड में H होगा, तो देखो ये पहला कार्बन है हमारा, ये दूसरा कार्बन है। दूसरे कार्बन में लेफ्ट साइड में OH है, जो लेफ्ट साइड में उसको ऊपर लिखना है, और राइट साइड में लेफ्ट साइड में H है और राइट साइड में OH है, तो लेफ्ट साइड में जो है उसको ऊपर हमने लिख दिया, राइट साइड में जो है उसको नीचे। तीसरे कार्बन पे देखो लेफ्ट साइड में OH है तो OH ऊपर हो गया, राइट साइड में H है तो H नीचे हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5, और ये 5वां कार्बन है, 5वां कार्बन हमारा ये वाला है। इस कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH2OH है, और एक तरफ ये ऑक्सीजन जो है ये तो पहले कार्बन से बॉन्ड कर लिया है। तो इस कार्बन पे देखो एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ CH2OH है, और इसका जो ऑक्सीजन है और ये जो पहले कार्बन का पहला वाला कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया है। ठीक, तो ये हमारा ग्लूकोज है। अच्छा ये देखो, जब यहाँ से ऑक्सीजन का बॉन्ड हो गया तो यहाँ पे H और OH भी है, ये H हो सकता है इस साइड हो और OH इस साइड हो, तो वो केस हमने ये ले लिया है, H ऊपर और OH नीचे। मतलब H जो है लेफ्ट साइड में है तो H हमने ऊपर लिख लिया है और OH को नीचे लिख दिया है। इसको हम कह देते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अभी बाकी का नाम छोड़ो, अभी देखो अल्फा ग्लूकोज इसको हमने बोल दिया। ठीक है,
अच्छा, हो सकता है कि ये जो OH है वो इस साइड में हो और H जो है वो इस साइड में हो, ऐसा भी तो हो सकता है। और इस वजह से दूसरा क्रिस्टल हमें मिलता है जो कि OH जिसमें ऊपर साइड में है और H नीचे साइड में है, ठीक है? तो 2 हमने पॉसिबिलिटी थी, दोनों हमने पॉसिबिलिटी देख ली। H इधर, OH इधर और OH इधर, H इधर, दोनों पॉसिबिलिटी, और इसी वजह से यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपस में चेंज होते रहते हैं। अच्छा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं इनमें सिर्फ एक ही चीज़ डिफरेंस है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 पे H और OH की पोजीशन जो देखो चेंज, बाकी का पूरा सेम है दोनों स्ट्रक्चर में। सिर्फ पहले कार्बन पे H-OH की पोजीशन जो है वो चेंज है। जब पहल सॉरी जब पहले कार्बन पे एच की या फिर किसी भी चीज़ की पोजीशन जो है जब पहले कार्बन पे डिफरेंट होती है दो चीज़ों में, तो उसको हम कहते हैं एनोमर। तो इन दोनों को हम कहेंगे ये अल्फा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, इन दोनों को हम कह देंगे ये दोनों एनोमर है। एनोमर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ पहले कार्बन पे इनका जो है डिफरेंस है, बाकी कोई भी कार्बन नहीं है। तो ये दोनों बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरह के आइसोमर हैं जो कि कार्बन नंबर 1 पे डिफर करते हैं। तो एनोमर की यहाँ पे डिफिनेशन भी मैं लिख देता हूँ। एनोमर क्या है? ऐसे आइसोमर which differ on कार्बन 1, जो कि सिर्फ पहले कार्बन पे डिफर करे। मतलब ऐसे आइसोमर्स जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो सिर्फ पहले कार्बन पे है, उनको कहा जाता है एनोमर। तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आपस में एनोमर होते हैं। कैपिटल डी क्या शो करता है कि जो OH है, जो आखिरी हमारा वो है एसिमेट्रिकल कार्बन, उसमें OH जो है वो राइट साइड में है, ये हमारा कैपिटल डी शो करता है। प्लस साइन क्यों लगाया गया है? प्लस साइन शो करता है राइट साइड को रोटेट करने के लिए, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को। क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वो एक एग्जाम्पल किसका है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का है, यानी प्लस का एग्जाम्पल है। तो ग्लूकोज की ये आदत होती है कि अगर उस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालोगे तो आप राइट साइड में भेज देगा, इस वजह से प्लस लिखा गया है। तो ये सारी चीजें थी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हमारे पास ग्लूकोज खत्म हो गया, और जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है ये चैप्टर समझ लो आधा खत्म, आधा क्या 80% खत्म। अब जितने भी टॉपिक हैं वो 2-2 मिनट के टॉपिक्स हैं बस, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रक्टोज पे। तो देखो ग्लूकोज को हमने क्या कहा था? एल्डोहेक्सोस, क्योंकि वहां पे एल्डिहाइड ग्रुप था और 6 कार्बन थे। फ्रक्टोज को हम कहते हैं कीटोहेक्सोस, क्योंकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है और 6 कार्बन है। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड हो, यही तो है कीटो ग्रुप, और 6 कार्बन है। यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो ग्लूकोज था उसमें आपने देखा था पहले और 5वें नंबर के कार्बन के बीच में ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्डिंग हुई थी, है ना। यहाँ पे पहले पहले नहीं, दूसरे दूसरे और 5वें के बीच में बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वहां पे पहले और 5वें के बीच में बॉन्डिंग हुई थी, यहाँ पे दूसरे और 5वें के बीच में बॉन्डिंग होती है, और इस तरह का साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पे भी साइक्लिक स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक अल्फा और एक बीटा। जो अल्फा होता है इसमें देखो CH2OH ऊपर है और OH नीचे है। जो बीटा है इसमें OH ऊपर चला गया, CH2OH नीचे आ गया, ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है। अब डी वर्ड यूज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि देखो आखिरी एसिमेट्रिकल कार्बन ये है, इस पे राइट साइड में OH है, तो इस वजह से कैपिटल डी यूज किया गया है। नेगेटिव साइन क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में मोड़ देता है, तो इस वजह से लिवो रोटेटरी हो गया और यहाँ पे निगेटिव साइन यूज किया गया, ठीक है। अब कौन सा कंपाउंड राइट मोड़ता है या कौन सा कंपाउंड लेफ्ट मोड़ता है, ये प्योरली एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं ये अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस क्यों आया, या फिर कैसे हम निकाल सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड नेगेटिव होता है, मतलब लिवो रोटेटरी होता है, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो वो प्योरली एक्सपेरिमेंट पे है, ठीक है। तो वो लोग एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने देखा कि क्योंकि लेफ्ट साइड में मोड़ रहा है ये प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ये लिवो रोटेटरी हो गया। तो ये था फ्रक्टोज हमारा। अब आते हैं हम डाइसैकेराइड पे। तो हमने दो मोनोसैकेराइड पढ़े, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है ना, फ्रक्टोज को भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अब आएंगे हम डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में हम 3 पढ़ेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का पॉलीमर है। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि सुक्रोज बेसिकली अल्फा डी ग्लूकोज का और बीटा डी फ्रक्टोज का पॉलीमर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, उससे हमारा सुक्रोज बन जाता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज अगर आप सुक्रोज तोड़ेंगे तो आपको अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का कार्बन जो होता है और फ्रक्टोज का कार्बन, उन्हीं के बीच में बॉन्डिंग होती है। ये कार्बन जो होता है ये बीच में ऑक्सीजन होता है, तो बेसिकली एक का कार्बन फिर ऑक्सीजन फिर दूसरे का कार्बन, इस तरीके की बॉन्डिंग होती है। या आप कह सकते हैं एक का कार्बन दूसरे का फिर ऑक्सीजन और फिर दूसरे का कार्बन, है ना।
अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने देखा कि जो सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में बॉन्डिंग होती है, ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 में और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 2 के बीच में बॉन्ड बनता है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि C1 और C2 बॉन्डिंग होती है। तो अगर आपने बुक में देखा होगा, अगर पूछ लिया जाए कि सुक्रोज में किस तरह की बॉन्डिंग होती है, तो आप कहेंगे C1 और C2 के बीच में बॉन्डिंग होती है, यानी पहला कार्बन ग्लूकोज का हम दूसरे कार्बन फ्रक्टोज का, इन दोनों के बीच में हम बॉन्डिंग कराते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन होता है इसी थ्रू बॉन्डिंग होती है। अब ये जो बॉन्ड होता है COC, इनका बीच का जो बॉन्ड होता है COC जो बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो कभी पूछा जाए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन, इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, तो अच्छा, सुक्रोज में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? C1C2 बॉन्डिंग होती है, ऐसे याद रखना। ठीक है, दो तीन बातें और है। सुक्रोज जो होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है, तो राइट साइड में रोटेट करेगी ये, और आप इसको प्लस लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब सुक्रोज को तोड़ा जाता है तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं। हालांकि जो फ्रक्टोज है वो काफी ज्यादा अमाउंट में लीवो रोटेशन दिखाता है, मतलब ये लाइट को ज्यादा अमाउंट में लेफ्ट साइड में मोड़ता है। तो आप कुछ इस तरीके से लिखो, जब सुक्रोज को तोड़ा गया तो हमारे पास ग्लूकोज मिला, इस तरीके से ग्लूकोज मिला और फ्रक्टोज मिला। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज का हमने ये मिक्सचर बना लिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऐसे हमें मिला सुक्रोज को तोड़ने पे। अब हम इस पे लाइट डालते हैं तो देखो, फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी होता है, फ्रक्टोज चाहेगा कि लाइट को इधर मोड़ दिया जाए। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ग्लूकोज चाहेगा कि लाइट को इधर मोड़ दिया जाए। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये जो है स्ट्रॉन्ग, मतलब है ये, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये क्या करता है कि ग्लूकोज के ऊपर अपनी धौंस जमाता है, ये कहता है कि नहीं, जो लाइट है उसको तो हम लेफ्ट में ही मोड़ेंगे। यानी जो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर है, इसका ओवरऑल जो साइन हम लगाएंगे वो नेगेटिव लगाएंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ही लाइट आपको देखेगी। आप लाइट में ज़्यादातर लाइट जो होगी वो लेफ्ट साइड की ओर जाएगी, क्योंकि फ्रक्टोज जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग है, उसका लीवो रोटेशन की प्रॉपर्टी जो होती है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, लेवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज। इसी वजह से इसको कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। अब देखो, सुक्रोज जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब अगर सुक्रोज है हमारे पास, ये हमारे पास सुक्रोज है। ठीक है, और ये हमने सुक्रोज को तोड़ा और हमारे पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला। अगर आप सुक्रोज पे लाइट डालते हो तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब लाइट को राइट साइड में घुमा देता है। लेकिन अगर आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, जब सुक्रोज को तोड़ा, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिला, इसके मिक्सचर पे अगर आप लाइट डालते हो तो ये लाइट को लेफ्ट साइड में घुमाता है, क्योंकि फ्रक्टोज स्ट्रॉन्ग है। और देखो, क्योंकि रोटेशन बदल गया, राइट साइड लेफ्ट साइड में मोड़ रहे थे, राइट साइड में मोड़ रहे थे, अब लेफ्ट साइड में मोड़ने लगे। इसी वजह से सुक्रोज जो होता है इसको हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर। कभी कभी इसको इन्वर्ट शुगर कहा जाता है, या फिर जो ये प्रोडक्ट मिलता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का प्रोडक्ट मिलता है, इसको भी इन्वर्ट शुगर कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, लीवो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं माल्टोज पे। माल्टोज जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में बनता है, यानी दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के होते हैं, दोनों सेम है। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है। यहाँ पे C1 C4 के बीच में लिंकेज है। यहाँ पे देखो, C1 और C2 के बीच में लिंकेज था, यहाँ पे C1 C4 लिंकेज होता है। और माल्टोज भी एक, माल्टोज जो होता है एक रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक, फिर लैक्टोज पे आते हैं। लैक्टोज बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज के बीच में बनता है। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों में अंतर है, याद रखना। ठीक है, तो लैक्टोज किस चीज का पॉलीमर है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, बीटा डी ग्लूकोज बीटा डी गैलेक्टोज का। और यहाँ पे भी C1 C4 लिंकेज होता है। ठीक है, तो जो सुक्रोज होता है इसमें आपको C1 C2 लिंकेज मिलेगा, माल्टोज और लैक्टोज में आपको C1 C4 लिंकेज मिलेगा। ठीक है, तो ये था डाइसैक्राइड का। तो हमने डाइसैक्राइड भी पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पॉलीसैक्राइड। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पेज था, चलते हैं तीसरे पेज पे। ये हमारा पॉलीसैक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड में हमने स्टार्च पढ़ना है मेन, उसके बाद सेलुलोज और ग्लाइकोजन में एक दो लाइन है बस। जो स्टार्च होता है ये पॉलीमर होता है अल्फा ग्लूकोज का। स्टार्च अगर आप देखेंगे तो इसमें दो तरह के पार्ट आपको दिखेंगे, एक को कहते हैं एमाइलोज, एक को कहते हैं एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोज वाला पार्ट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, यानी पानी में घुल जाता है। इसमें 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग। ठीक है, और जो एमाइलोज का पार्ट होता है इसमें C1 C4 लिंकेज पाया जाता है और अनब्रांच्ड होता है, यानी इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। एमाइलोज वाला पार्ट ऐसा सीधा सीधा रहता है, कोई ब्रांचिंग नहीं रहती। जो एमाइलोपेक्टिन वाला पार्ट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है। जो स्टार्च का 80 से 85% स्टार्च जो है वो एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में रहेगा। अच्छा, एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन दोनों के दोनों अंदर अल्फा ग्लूकोज ही रहते हैं,
इसमें भी अमाइलोज में भी अल्फा ग्लूकोज है, अमाइलोपेक्टिन में भी अल्फा ग्लूकोज, बस अरेंजमेंट अलग है। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, यहाँ पे ब्रांच आ गया। ठीक है, बस अरेंजमेंट अलग है। ये वाटर सॉल्युबल है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। तो एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है। 80 से 85% जो मतलब पार्ट होता है स्टार्च का, वो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है, यानी मेजर पार्ट एमाइलोपेक्टिन होता है। अच्छा, ये ब्रांच्ड चेन होता है, मतलब इसमें चेन तो होते हैं लेकिन ब्रांचिंग रहती है। जैसे ये चेन है, चेन तो है, इसमें बीच बीच में हमारी ब्रांचिंग है। ठीक है, इस तरीके से तो ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर रहता है इसका। जो ब्रांचिंग होती है उसमें C1 C6 का लिंकेज रहता है, और जो चेन होता है इसमें C1 C4 का लिंकेज होता है। तो आपने देख लिया C1 C2 का लिंकेज आपने पढ़ा, C1 C4 का पढ़ा, C1 C6 का। बहुत ज़्यादा टाइम आपको दिखेगा C1 C4 का लिंकेज मतलब बहुत पॉपुलर है, ज़्यादातर जगह पे आपको C1 C4 का लिंकेज मिलेगा। ठीक है, ब्रांचिंग के टाइम पे आपको C1 C6 का लिंकेज मिलेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है पॉलीसेकेराइड सेलुलोज। ये पॉलीमर है बीटा डी ग्लूकोज का, अल्फा ग्लूकोज का स्टार्च है, और ये बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है सेलुलोज। ये इसमें भी C1 C4 का लिंकेज होता है। तीसरा आखिरी है हमारा पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन इन स्ट्रक्चर। ये चीज़ एक चीज़ अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारा पॉलीसेकेराइड का पार्ट था। अब हम आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन जो होते हैं ये पॉलीमर होता है एमाइनो एसिड का। एमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। एक हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH वाला, एक हमारे पास अमीन ग्रुप होता है NH2। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमीन ग्रुप, इसी वजह से क्या कहा जाता है, अमीनो एसिड। अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा, एक तरफ COH ग्रुप होता है, एक तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक तरफ हाइड्रोजन होता है, और एक तरफ R ग्रुप होता है। जो R ग्रुप होता है बेसिकली इसको हम कहते हैं वेरिएबल ग्रुप। आर की जगह पे कई चीज़ें आ सकती हैं, जैसे आर की जगह पे एच आ गया तो अमीनो एसिड का नाम ग्लाइसिन हो सकता है, ग्लाइसिन हो जाएगा। आर की जगह पे CH3 आ गया तो अमीनो एसिड का नाम एलेनिन हो जाएगा। आर की जगह पे CH2OH आ गया तो अमीनो एसिड का नाम सेरीन होगा। ठीक है, इसी तरीके से एनसीईआरटी ने पूरी लिस्ट दे रखी है, लेकिन पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं फिर भी पूरी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं आता है, परेशान नहीं हो तो उसमें। अब अमीनो एसिड जो होती है इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। एसेंशियल वो हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, इसी वजह से हमारे लिए जरूरी है, हमें बाहर से लेनी पड़ती हैं, तो बॉडी कांट मेक दिस। नॉन एसेंशियल ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बना सकती हैं, इस वजह से बाहर से जरूरत नहीं है लेने की। कैन बी मेड इन बॉडी, तो हमारी बॉडी में जो बन जाएंगी वो हमें जरूरत नहीं है उसकी, मतलब बेसिकली खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारी बॉडी में नहीं बन सकती उसको खाने के थ्रू लेने की ज़्यादा जरूरत है, इसी वजह से इसको एसेंशियल कहा गया, इसको नॉन एसेंशियल। ठीक है, अमीनो एसिड में भी एल और आर होता है, सॉरी एल और डी होता है। जैसा हमने पढ़ा था कि डी क्या होता है, जब OH राइट साइड में होता है तो उसे डी कहते हैं, लेफ्ट साइड में होता है तो एल कहते हैं। यहाँ पे हम किस हिसाब से करते हैं, NH2 के हिसाब से कहते हैं। अगर हमारे पास एक अमीनो एसिड दे रखी है और उसमें NH2 लेफ्ट साइड में है तो उसको हम एल कहेंगे। फिर अमीनो एसिड दे रखी है NH2 राइट साइड में है तो उसको हम डी कहेंगे। तो डी और एल यहाँ पे NH2 के बेसिस पे होता है, कार्बोहाइड्रेट में OH के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब आते हैं ज्यूटर आयन पे। एक काम करो, COH है और NH2 है, यहाँ का H हटा के NH2 मिला के जोड़ दो। तो जब यहाँ से H+ निकाल दोगे तो COO की जगह पे COH की जगह पे CO- निकलेगा, और यहाँ पे जब H लगा के जोड़ दोगे तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना लिया है, और इसी वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जब अमीनो एसिड पे प्लस और माइनस दोनों चार्ज आ जाएं तो इसको हम कहते हैं ज्यूटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ज्यूटर आयन ओवरऑल नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल न्यूट्रल रहता है, लेकिन इसके अंदर चार्जेस आपको देखने को मिल जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। लेकिन ओवरऑल कहा जाए कैसा होता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है ज्यूटर आयन पे, तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब अब बढ़ देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, मतलब अमीनो एसिड्स कैसे जुड़ती हैं एक दूसरे में। तो मान लेते हैं ये एक अमीनो एसिड है, देखो आर की जगह पे यहाँ पे हमने H लगा दिया है, मतलब ये ग्लाइसिन है, और यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया यानी एलेनिन है। तो ग्लाइसिन और एलेनिन को बगल बगल हमने रख दिया है। COH जो ऊपर हम लिखे थे उसको हम इस साइड लिख दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, नॉर्मली ऐसे ही। अब क्या करना है आपको, COOH में से OH हटा देना है और NH2 में से एक हाइड्रोजन ले लेता है। तो H और O ये तीनों हटाओगे क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा बेसिकली। तो H2O हमें बाहर निकालना है, और H2O जब हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे CO बचेगा, यहाँ पे NH बचेगा, और यही दोनों CO और NH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, इसी को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली CO और NH के बीच में बनता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे पूरी अमीनो एसिड, यहाँ पे ये होता है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड, CO और NH के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसी को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये CONH जो होता है यही पेप्टाइड बॉन्ड है हमारा। ठीक है, इसी के थ्रू जो अमीनो एसिड्स हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं।
टाइप्स की बात करें अमीनो एसिड जो होते हैं 2 तरह के बना सकती हैं, मतलब 2 तरीके से जुड़ सकती हैं, फाइब्रस तरीके से, ग्लोब्यूल तरीके से। जो फाइब्रस तरीके से अमीनो एसिड जुड़ती हैं, जो प्रोटीन बनाती हैं, ये ऐसे धागे-धागे के फॉर्म में, जो फाइबर होता है, फाइबर समझते हो जैसे धागा मैंने पहन रखा है ना ये, है ना? एक-एक सीधा-सीधा धागा है, कई सारे धागे हैं वो आपस में लगे हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे जो फाइब्रस होती हैं ये धागे के फॉर्म में होती हैं, बीच में इसके हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं। तो ये इस तरीके से सीधे-सीधे धागे रहते हैं। चेन्स बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है? उसे ये हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये आपस में जुड़ी रहती हैं। ग्लोब्यूल मतलब होता है ऐसे मुट्ठी टाइप का बन जाना, या कह लो क्या कहते हैं उसे स्फेयर, है ना? स्फेयर बन जाना। तो ग्लोबुलर जो होता है ये ऐसे गोल-गोल सा स्फेयर बन जाता है। यहाँ पे कॉइलिंग होती है चेन की, जो चेन्स होती हैं वो कॉइल हो जाती हैं। जैसे आपने ऊन का गोला देखा होगा, है ना? ऊन का गोला एकदम वो ऐसे ही। तो कॉइलिंग हो जाती है चेन की और यहाँ पे ग्लोब्यूल बन जाता है, ठीक है? अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर भी आपको समझ में नहीं आता लेकिन बहुत आसान है। तो देखो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम 4 लेवल पे पढ़ सकते हैं, 4 अलग-अलग लेवल पे। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली बताता है किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगी हुई है प्रोटीन में। तो टेल्स सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, जैसे ये पहली अमीनो एसिड मान लेते हैं, ये ग्लाइसिन है, ये एलानिन है, ये सेरेनिन है, ठीक है? इसी तरीके से किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगी हुई है वो प्राइमरी बताता है। तो बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आपको बताया जाए तो ये ध्यान रखना कि एक चेन है बस सामने, जिससे हम बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी अमीनो एसिड है, फिर दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। यही सीक्वेंस बताना है बस। ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको 1 डिग्री भी लिखते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर यानी 2 डिग्री, ये बताता है हाउ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक्जिस्ट, मतलब ये चेन तो है लेकिन ये चेन किस तरीके से रह रही है बॉडी में हमारे। मतलब ये बॉडी में हमने बताया आपको चेन है, आपके पास धागा है, आपके पास जैसे आप लोग जो पतंग उड़ाते हैं तो धागा रखते हैं ना, तो धागा को मोड़ के रखते हैं, वैसे ही हमारे पास चेन है बड़ी लंबी सी, तो किस तरीके से चेन बॉडी के अंदर है। तो ये 2 तरीके एनसीईआरटी ने बना रखे हैं। पहला है अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स कुछ इस तरीके से ऐसे-ऐसे, है ना? ऐसे-ऐसे-ऐसे। ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। हेलिक्स आपको पता है ये बायोलॉजी में भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है? ऐसा होता है, ऐसे-ऐसे-ऐसे-ऐसे, है ना? ऐसे-ऐसे-ऐसे, इस तरीके से हेलिक्स होता है ना? तो ये है हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और फिर है बीटा पिलेटेड सीड। बीटा पिलेटेड सीड कुछ इस तरीके से, जैसे आपको मान लो एक तौलिया ले लो और तौलिया आपने लिया, तौलिया ऐसे ऐसे चौपड़ के रख दी, ठीक है? ऐसे। इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड सीट। तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट ये दोनों क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखो चेन एक ही है, चेन का नंबर नहीं बढ़ा है। वही चेन एक तरीके से फोल्ड हो गई है। यहाँ पे ऐसे फोल्ड हुई है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये जो बीच में बॉन्ड्स हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं क्योंकि एटम्स पास में आ जाते हैं और नाइट्रोजन तो है ही है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन जाते हैं बीच-बीच में, ठीक है? तो नहीं तो चेन एक ही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है? इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड सीट, इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स, है ना? जैसे आप तौलिया फोल्ड करते हैं कुछ इस तरीके से रहता है बीटा प्लेटेड। फिर आता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसको 3 डिग्री कहते हैं। फर्दर फोल्डिंग ऑफ 2 डिग्री स्ट्रक्चर, अब स्पेस की कमी होती है तो इसका जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है इसको भी और ज़्यादा फोल्ड करना पड़ता है, उससे हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है? टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जरूरी होता है काम करने के लिए। प्रोटीन जब भी हमारी बॉडी में काम करता है तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर के थ्रू ही काम करता है, ठीक है? तो अब आखिरी है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर 4 डिग्री। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तब काम में आता है जब एक से ज्यादा चेन आ जाए। जब व्हेन 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर इन्वॉल्व, जब कई सारी चेन आ जाती हैं तो वो आपस में कॉइल कर जाती हैं, आपस में उलझ जाती हैं पूरी तरीके से, या कह लो आपस में अच्छे से रहती हैं, उसको हम कहते हैं क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। इसके एग्जांपल में है हमारा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आपको पता है 4 चेन होती हैं टोटल, 2 अल्फा चेन कहते हैं और 2 बीटा चेन कहते हैं। तो टोटल 4 चेन होती हैं हीमोग्लोबिन में, और ये क्योंकि 4 चेन है तो ये 4 चेन आपस में किस तरीके से अरेंज हुई हैं, ये हमारा क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है? तो चारों स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है? अब आते हैं आखिरी टॉपिक हमारा प्रोटीन का, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का डीनेचुरेशन, देखो नेचर मतलब जो डीनेचुरेशन, डी मतलब होता है खराब कर देना और नेचुरेशन मतलब नेचर बेसिकली। तो प्रोटीन को ही बेसिकली यहाँ पे खराब कर दिया जाता है। तो देखो कोई भी प्रोटीन होता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच के बीच में ही रहता है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया उससे ज़्यादा या फिर कम कर दिया, या फिर पीएच आपने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर और पीएच, टेम्परेचर में चेंज होना या फिर पीएच में चेंज होना, डैमेजेस 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से मतलब डैमेज हो जाते हैं अगर आपने टेम्परेचर पीएच को चेंज किया तो। और प्रोटीन इज डीनेचर्ड, और इसी को कहते हैं प्रोटीन का डीनेचुरेशन। प्रोटीन जो होता है इसे हम जब डैमेज हो जाता है स्ट्रक्चर उसका, 2 डिग्री या 3 डिग्री स्ट्रक्चर खराब जाता है, तो उसे कहते हैं कि प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो गया,
ठीक है। अच्छा, प्रोटीन लूजेस इज बायोलॉजिकल एक्टिविटी, अभी मैंने बताया था कि टर्सरी स्ट्रक्चर वही जो मतलब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है वो जरूरी है हमारी बॉडी में प्रोटीन के काम करने के लिए। जब प्रोटीन जब भी काम करेगा हमारी बॉडी में वो 3 डिग्री के स्ट्रक्चर में काम करेगा। अब क्योंकि तुमने ये पीएच और टेम्परेचर चेंज कर दिया और 3 डिग्री स्ट्रक्चर खराब गया, 3 डिग्री स्ट्रक्चर खराब गया तो प्रोटीन हमारी बॉडी में अंदर काम ही नहीं कर पाएगा। इसी वजह से यहाँ लिखा है प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है वो अपना काम नहीं कर पाएगा जब स्ट्रक्चर खराब जाएगा। 3 डिग्री स्ट्रक्चर जरूरी है प्रोटीन के काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बॉडी के बाहर तो हो सकता है वो 2 डिग्री में भी काम कर रहा हो, बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मतलब होता है किसी भी, बायोलॉजिकल मतलब ऐसा नहीं ह्यूमन जरूरी है, मतलब आप जानवर ले लेंगे, कोई भी जानवर ले लेंगे, कुत्ता बिल्ली, उसमें भी ये होगा, ठीक है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर जरूरी होता है। ये हमारा तीसरा पेज था। अब हम आते हैं अपने चौथे पेज पे। चौथे पेज पे छोटे छोटे टॉपिक हैं हमारे पास, जैसे एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में 2-3 बातें हैं बस। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, ज़्यादातर एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक नेचर होता है। जैसे आपने पढ़ा है कि कोई एंजाइम होता है वो किसी एक रिएक्शन के थ्रू को करवा रहा है, ठीक है। एंजाइम का क्या काम है? किसी रिएक्शन को बहुत ही तेज करवा देना, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट करते हैं ना केमिस्ट्री में, वही काम एंजाइम करता है बायोलॉजी में। तो एंजाइम क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को काफ़ी तेज कराने लगता है। तो कोई भी रिएक्शन के लिए किसी एक एंजाइम को आप यूज़ कर रहे हैं, उसी एंजाइम को आप दूसरी रिएक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक एंजाइम किसी एक ही रिएक्शन के लिए यूज़ किया जा सकता है, पार्टिकुलर एक रिएक्शन के लिए। वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक ही एंजाइम हमने ले लिया और हमारे पास मतलब 1000 अलग-अलग तरह के रिएक्शन है और सब में हम यूज़ करवा रहे हैं, नहीं। एक एंजाइम सिर्फ़ एक ही रिएक्शन के अंदर काम करेगा और किसी उसमें आप डाल दोगे रिएक्शन में तो काम नहीं कर पाएगा, ठीक। इसीलिए कहा गया बहुत ही स्पेसिफिक नेचर होता है, ठीक है। और इसी को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। तो बेसिकली ये कैटलिस्ट का ही काम करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, लेकिन बायोलॉजिकल यानी बॉडी के हमारे अंदर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, विटामिन्स पे आ जाओ। विटामिन जो होते हैं छोटे थोड़े-थोड़े सब्सटेंस में हमें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी में कुछ काम करने के लिए, ठीक है। अब विटामिन 2 तरह के हो सकते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जो फैट में घुल जाएँ उसको फैट सॉल्युबल कहते हैं, जो पानी में घुल जाएँ तो उनको वाटर सॉल्युबल कहते हैं। अब फैट सॉल्युबल में ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और विटामिन सी है। आप कोई एक याद रख लो, वाटर सॉल्युबल वाला याद रख लो कि वाटर में बी और सी सॉल्युबल हो जाएँगे, बाकी फैट सॉल्युबल है, ठीक है। अब कुछ डिफिशियंसी डिसीज़ आपको याद रखनी है। वैसे एनसीईआरटी ने आपको एक टेबल बना के दे रखी है जिसमें कई सारे विटामिन दे रखे हैं और उसमें कौन-सा सोर्स होता है विटामिन का, मतलब क्या चीज़ आप खाओगे तो आपको विटामिन ए मिलेगा या विटामिन बी मिलेगा, ये भी दे रखा है, लेकिन वो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ठीक है? तो उसको बैठ के रटने की ज़रूरत नहीं है। ख़ासकर आपके पास अगर टाइम ना हो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो कुछ डिसीज़ेज़ हैं जो कि एनसीईआरटी ने दे रखी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे विटामिन ए की कमी से डिफिशियंसी डिसीज़ है, बेसिकली डिफिशियंसी मतलब होता है कमी हो जाना। तो किसी चीज़ की कमी से जब कोई डिसीज़ होती है तो उसे हम कहते हैं डिफिशियंसी डिसीज़, ठीक है? तो विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी-बेरी, विटामिन बी12 की कमी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, इसमें आरबीसी का नंबर काफ़ी कम हो जाता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी और डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स में आपकी बोन जो होती है डिसफिगर हो जाती है ना? जो हड्डियाँ होती हैं उनका शेप जो होता है वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, बेसिकली हड्डी जो होती है, विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी कहाँ मिलता है? सनलाइट में मिल जाता है, ठीक? तो ये इतने आप विटामिन और डिफिशियंसी डिसीज़ आपको बेसिकली याद रखनी है, ठीक है? हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। बेसिकली ये आपका संदेश पहुँचाने का काम करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है? रिलीज़्ड इन ट्रेस क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी मात्रा में रिलीज़ किए जाते हैं। तो हार्मोन जहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं वहाँ से किसी एक जगह पे जाते हैं और वहाँ पे वो मैसेंजर का काम करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि करना क्या है ना? मैसेज पहुँचाते हैं, ठीक है? संदेश पहुँचाते हैं। आखिरी टॉपिक है हमारा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए होता है डी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, और न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, अब जब बायो के स्टूडेंट अगर आप होंगे तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी बायो में पढ़ा दी गई हैं, ठीक है? तो बहुत ज़रूरी भी नहीं है यहाँ पे पढ़ना। लेकिन अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होगी, ठीक है? तो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, शुगर, बेस, फॉस्फेट ऐसे कहा जाता है, ठीक है? मतलब थोड़ा डिटेल में कहेंगे तो पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है? पेंटोज शुगर इस वजह से कहा जाता है क्योंकि 5 कार्बन होते हैं, इस वजह से पेंटोज शुगर कहा जाता है, ठीक है?
आरएनए में जो पेंटोज शुगर होती है इसको हम कहते हैं बीटा डी राइबोस। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है राइबोस का, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज से, आप देखेंगे काफी मैच करता हुआ स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, वहां पे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे CH2OH रहता है और यहाँ पे नहीं है। ठीक है, फ्रक्टोज से काफी मैच करता है स्ट्रक्चर है। तो ये बीटा डी राइबोज होता है आरएनए के केस में। जो पेंटोज शुगर होती है उसका नाम है बीटा डी राइबोज। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। डीएनए के केस में जो शुगर है वो उसको कहते हैं बीटा डी टू ऑक्सी राइबोज, सॉरी टू डी ऑक्सी राइबोज। यानी दूसरा कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन की कमी है। डी मतलब हटा देना, ऑक्सीजन। तो ये देखो, ये पहला कार्बन है हमारा, ये दूसरा कार्बन है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। दूसरे कार्बन पे देखो क्या है, H है और OH है। यहाँ पे दूसरे कार्बन पे देखो दोनों साइड H लगे हुए हैं, यानी ऑक्सीजन को गायब कर दिया गया है। इसी वजह से लिखा हुआ है डी ऑक्सीराइबोस। ठीक, और वो भी 2 क्यों लिखा है, सेकंड पोजीशन को दिखाने के लिए। ठीक है, तो पेंटोज शुगर हमने पढ़ ली, राइबोज और डी ऑक्सीराइबोज होती है, जो कि स्ट्रक्चर दे रखा है। आप हो सके तो इसको बना के एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, नहीं तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है पूछना। ठीक है, अ, अब आते हैं बेस पे। तो हमने कहा पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस, तो ये सारे के सारे नाइट्रोजन बेस हैं जो कि डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, AGC T और U इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थायमिन जो होता है ये सिर्फ डीएनए में होता है और यूरेसिल जो होता है ये सिर्फ आरएनए में होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं। नीट अगर आप केमिस्ट्री के हैं तो फिर आपको याद करना होगा। तो ये पांचों के पांचों क्या है, नाइट्रोजन बेस है। नाइट्रोजन बेस क्यों कहा जाता है, ये बेसिकली पांचों बेस जो हैं ये इनके अंदर नाइट्रोजन होती है, इस वजह से नाइट्रोजन बेस कहते हैं। ठीक है, अब फॉस्फेट ग्रुप की बात कर लेते हैं। जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये इज यूज्ड टू मेक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। जो आरएनए या डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बना है, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो होता है ये फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। अच्छा, अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, ऐसी चेन रहती है और बेस अंदर की ओर रहते हैं। तो ये शुगर से एक बेस यहाँ पे है, हर एक शुगर से एक एक बेस निकला रहता है। तो शुगर और बेस और फॉस्फेट, इन तीनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर रहता है। और शुगर फॉस्फेट ये इस तरह के पीछे की ओर रहते हैं, चेन रहते हैं। तो कभी कभी इसको शुगर फॉस्फेट जो होता है इसको हम शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि बैकबोन ऑफ डीएनए कौन बनाता है, तो शुगर और फॉस्फेट मिलकर डीएनए के बैकबोन बनाते हैं, क्योंकि ये पीछे साइड है और एक लाइन से है। ठीक है, अच्छा फंक्शन की बात कर लेते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल है, हमारे डीएनए जो होता है हमारे बॉडी में जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए कुछ वायरस होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल का काम क्या होता है, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे हमारे अंदर 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, है ना? तो हमारे जो पापा हैं या फिर जो हमारा बेटा होगा या बेटी होगी, उसके अंदर भी आप देखेंगे 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आँख होंगी, है ना? ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? ये कैसे पता बॉडी को कि 2 ही आँख बनानी है, 3 नहीं बना देनी है? ये सब जेनेटिक मटेरियल में सेव रहता है। ठीक है? तो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड स्टोर्स एंड ट्रांसफर्स कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब होती है संतान। पेरेंट से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो बोलते नहीं लोग ये माँ पे जा रहा है, इसकी नाक जो है वो मम्मी की तरह है, दांत या होठ जो भी हैं वो पापा की तरह है। तो ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये पेरेंट्स से प्रोजेनी में आते हैं जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। ठीक है, तो बस यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। अच्छा, अगर आप बुक में हार्मोन का टॉपिक देखेंगे तो आपको कुछ हार्मोन के बारे में बताया है एनसीईआरटी ने। लेकिन अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो वो हार्मोन का पूरा चैप्टर है, उसमें हम पढ़ेंगे। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको हार्मोन 12th के बोर्ड में तो कतई नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जेईई के हो सकता है, जेईई के एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, तो आप वो टॉपिक थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अगर आप मैथ के हैं तो। जेईई के एग्जाम में अगर आईआईटी की जेईई की तैयारी कर रहे हैं आप, तब तो आप थोड़ा-सा उसको पढ़ लेना। ठीक है? 2-4 हार्मोन, जैसे इंसुलिन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्लूकोज़ को कम करता है। ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारी बॉडी के ग्लूकोज़ के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है? तो इंसुलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, इसी तरीके से 4-6 हार्मोन आपको अच्छे से समझाए गए हैं उसमें। 4 2-2 3-3 लाइन दे रखी है। ठीक है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। तो ये हमारा चौथा पेज था। ये था तीसरा पेज। ये दूसरा पेज था और ये है हमारा पहला पेज। तो ठीक है, ये पूरा चैप्टर आपका तैयार हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी कहीं पे किसी भी चीज़ में तो कमेंट करके बताना, है ना? कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो वहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है? बाय।